Hello students, this is our lecture number 3. In this lecture we are going to learn about application of derivatives. अच्छा, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो है आपने डिफरेंशिएशन में जितना भी पढ़ा है, दैट इज लिमिट्स लिमिट्स कैसे भी फंक्शन पर अप्लाई की जाती हैं। फिर इसके बाद आपने कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ा है। फिर इसके बाद आपने डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ा है। तो अगर ये सब चीज़ें आपको क्लियर हैं तो ही आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि ये लास्ट एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज 2.10। और इसी के अंदर जो हमारे पास सारे टॉपिक्स कंबाइन होके आ जाते हैं, और इसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी कि डेली लाइफ में डिफरेंशिएशन का कहाँ पे यूज़ है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में जो है स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन यानी 1 से लेके 5 तक क्वेश्चंस करवाए गए। फिर इसके बाद कमिंग लेक्चर में उसके जितने भी ऑनवर्ड्स क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस किया जाएगा। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द मास m ऑफ अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v इज, यहाँ पे मेंशन है, दैट इज m इज इक्वल्स टू m नॉट ओवर अंडर रूट 1 - v² अपॉन c² करके। फिर मेंशन है कि m नॉट यहाँ पे क्या है, वेयर m नॉट इज इनिशियल मास, यानी m नॉट जो है ये इनिशियल मास है, एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, दैट इज 3 एक्सपोनेंट 8। व्हाट हैपन्स टू मास, मास के साथ क्या होगा एज वेलोसिटी अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट। और कीप इन माइंड कि यहाँ पे नेगेटिव भी है। तो इसका क्या मतलब है, यानी इस पूरे क्वेश्चन में क्या समझाया जा रहा है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो अगर आप देखो कि यहाँ पे मेंशन है कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जनरली हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक होती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरी होती है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आइंस्टाइन ने ये कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मास अगर स्पीड ऑफ लाइट को अटेन करता है, यानी कि इस को अगर अटेन कर लेता है, तो उसका जो मास है, यानी उस ऑब्जेक्ट का या उस बॉडी का जो मास है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ह्यूमनली वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट को अटेन कर सको, लेकिन अगर आप इसको जस्ट इमेजिन करो कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जो है, अगर उसका मास जो है स्पीड ऑफ लाइट को अटेन कर लेता है, तो उस पूरे का जो मास है, यानी कि जो बॉडी का मास है, वो हमारे पास इनफाइनाइट हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, जब हम क्वेश्चन को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। तो क्वेश्चन में मेंशन है मास को जो है m से रिप्रेजेंट किया गया है, और जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको यहाँ पे v से रिप्रेजेंट किया गया है। फिर इसका जो फंक्शन है वो बना के हमें यहाँ पे दिया गया है, दैट इज m इज इक्वल्स टू m नॉट ओवर अंडर रूट 1 - v² c² करके। अगर आप क्वेश्चन को आगे पढ़ो तो यहाँ पे लिखा है व्हाट हैपन्स टू मास दैट इज m एज वेलोसिटी अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर जो है वेलोसिटी, यानी किसी भी मास की जो है वेलोसिटी अगर अप्रोच करे स्पीड ऑफ लाइट को, तो मास पर उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके मास पर, कि अगर जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को अटेन करता है। तो अगर आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास मेंशन है कि स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि इसको अप्रोच करने के दो तरीके हैं, या तो टुवर्ड्स राइट साइड या तो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड हमारे पास। तो अगर आपको याद हो कि हमने लिमिट्स में पढ़ा था, टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट साइड का मतलब भी एक तरीके से ही होता है। इसका मतलब ये होता है कि लेट्स से अगर हम किसी भी कांस्टेंट को, लेट्स से अगर हमारे पास कांस्टेंट 2 है, तो 2 को अगर हम लोग लेफ्ट साइड से अप्रोच करें, दैट इज़ 1.999 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2, और अगर राइट साइड से अप्रोच करें दैट इज़ 2.0001 विच इज़ अगेन अप्रॉक्सीमेटली 2। तो जैसे यहाँ पे फंक्शन आपको दिया गया है क्वेश्चन में, आप उसी फंक्शन को जो है यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी करोगे, दैट इज m इज इक्वल्स टू m नॉट ओवर अंडर रूट 1 - v² अपॉन c² करके। अब अगर आप देखो कि हमें जो है ये बताना है कि इसकी जो वेलोसिटी है, अगर वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करे, अप्रोच करने का यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, दैट इज लिमिट्स। यानी कि अगर यहाँ पे मेंशन है कि अगर वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती है विच इज लिमिट, तो यहाँ पे हमने लिया है टेकिंग लिमिट, दैट इज वेलोसिटी अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट ऑन बोथ साइड्स। तो लिमिट आप यहाँ पे भी अप्लाई कर दोगे और लिमिट को आप यहाँ पे भी अप्लाई कर दोगे, यानी लिमिट को बोथ साइड अप्लाई कर दोगे। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी होगी वहाँ पर हम लोग जो है c को पुट करवा देंगे, ठीक है। तो अगर आप फंक्शन में देखोगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है बाय अप्लाइंग लिमिट, फंक्शन में जहाँ पर v है हमारे पास वहाँ पर हम c को पुट कर देंगे। सो दैट इज c² ओवर c²। अगर आप इसको कैंसिल आउट करो तो यहाँ पे आ जाएगा 1। सो 1 - 1 डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी। तो वही अगर मैं क्वेश्चन के स्टार्ट में बता रहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर स्पीड ऑफ लाइट को अगर अटेन कर सकता है, तो उसका जो मास है, उसका जो मास है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर आप यहाँ पे बहुत अच्छे से दोबारा से पढ़ो,
तो कोई भी मास अगर वो स्पीड ऑफ लाइट को यानी उसकी वेलोसिटी जो है अगर वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती है तो उसका जो मास है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा हमारे पास। दैट्स इट, ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है। सेकंड क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखो तो इस टाइप के फंक्शन को हमने डिस्कस भी किया था कि इस टाइप के फंक्शंस को हम लोग पीस वाइज फंक्शंस कहते हैं, जिसमें मल्टीपल फंक्शंस हमें मेंशन होते हैं विद कंडीशंस। सो यहाँ पे हमें फंक्शन दिया गया और फंक्शन को अगर एक बार हम लोग पढ़ लें और देख लें समझ लें कि फंक्शन में क्या बताया जा रहा है कि अगर हमारे पास जो है लेस देन 3 और इक्वल्स टू 3 हो, यानी कि दोनों की कंडीशन पर कौन सा फंक्शन यूज होगा, दैट इज के एक्स प्लस वन करके। इसी तरह ही अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी तो कौन सा फंक्शन यूज होगा, दैट इज 2 माइनस के एक्स करके। तो इन शॉर्ट ये कि लेस देन और इक्वल्स टू पे यानी इन दोनों कंडीशंस पे हमारे पास फंक्शन सिर्फ और सिर्फ ये वाला यूज होगा, दैट इज फर्स्ट फंक्शन के एक्स प्लस वन। और अगर जो एक्स अप्रोच करता है ग्रेटर देन 3 यानी अगर 3 से ज़्यादा होगा तो हम सेकंड फंक्शन यूज़ करेंगे, दैट इज़ 2 माइनस के एक्स करके। इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम लोग एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं। अगेन इस एक्सरसाइज में ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, एक तरह से आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी। सो क्वेश्चन पे आते हैं। फंक्शन पीस वाइज फंक्शन हमें गिवन है और नीचे मेंशन है दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 3 और एट 3। इसका मतलब यह है कि जो हमें फंक्शन दिया गया है ये कंटिन्यूअस है। इसकी कंटिन्यूटी अब हमें चेक नहीं करनी क्योंकि यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है कि जी फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी भी पॉइंट पर, जो कि यहाँ पे पॉइंट हमारे पास क्या है, दैट इज 3। 3 पे कंटिन्यूअस है। सो व्हाट इज के, यानी वैल्यू ऑफ के, जो यहाँ पे के अननोन है, इससे हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के अगर स्टेप्स अगर एक लाइन में जो है डिफाइन करूं तो हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे कि वैल्यू ऑफ फंक्शन, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है वैल्यू ऑफ फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये तीनों जो है हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पहले जो हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालनी होगी, फिर इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट और फिर राइट हैंड लिमिट। इन तीनों को जो है अगर यहाँ पे हम इक्वल रख देंगे तो वहाँ से हम जो अननोन वेरिएबल है दैट इज के, इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वैल्यू ऑफ फंक्शन, लेट्स अगर एग्जाम में यहाँ पे सिर्फ लिखा हो कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस और यहाँ पे मेंशन ना हो कि किस पॉइंट पर, तो आपको ये देख के ही अंदाजा लगा देना चाहिए कि यहाँ पे किस पॉइंट की बात हो रही है, दैट इज 3। सो पहला टेस्ट करवाओगे दैट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू 3। तो इक्वल्स टू 3 पे कौन से वाले फंक्शन आएंगे, फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन आएंगे, जिसको हमने अभी डिस्कस कर लिया कि इक्वल्स टू 3 और लेस देन 3 पे हमारे पास फर्स्ट वाला फंक्शन आएगा, दैट इज के एक्स प्लस वन करके। सो फंक्शन मैंने कौन सा कॉपी किया, दैट इज के एक्स प्लस वन एट एक्स इज इक्वल्स टू 3। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर x होगा फंक्शन में वहाँ पे हम लोग 3 पुट करवा देंगे, ठीक है। तो आप देखो कि जहाँ पे फंक्शन में x था वहाँ पे हम लोगों ने 3 को पुट करवा दिया और इसको अगर सिंप्लीफाई करो सो यू विल गेट 3k प्लस वन करके। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे हो चुका है, दैट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन। सो मूविंग फॉरवर्ड टू सेकंड स्टेप, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे अगर हम लोग आए, इसका मतलब ये है कि फंक्शन को जो हम लोगों ने लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है। तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है तो इसका मतलब ये यहाँ पे आप मेंशन करोगे दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड, यानी कि जिस पॉइंट पे हमें चेक करना है उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि 3 को जो हम लोग लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो अगर 3 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन आना चाहिए, सेकंड फंक्शन आना चाहिए। तो अगर आपको क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है कि जी अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करें विच इज़ लेस देन 3, यानी कि 3 से बहुत ही माइनर सा हमारे पास डिफरेंस होगा, तो लेफ्ट साइड से फंक्शन अप्रोच करने पर हमारे पास क्या गया, दैट इज़ के एक्स प्लस वन करके। अगर आप यहाँ पे कुछ लेफ्ट हैंड लिमिट में देखो तो मैंने इसको कैसे डिफाइन किया, लिमिट अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड। सो लेफ्ट साइड में हमारे पास फंक्शन क्या होगा, अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे तो ये वेल डिफाइन नहीं होगा। लिमिट अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पे हमारे पास फंक्शन क्या होना चाहिए, तो अगेन इसको यहाँ पे कॉपी किया गया, लिमिट अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास फंक्शन क्या होगा, दैट इज के एक्स प्लस वन करके, ठीक है। फिर यहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म, वैसे तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है दैट इज बाय अप्लाइंग लिमिट, लिमिट को अप्लाई करना है, आपने शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम में नहीं लिखना। जहाँ पे x होगा वहाँ पे आप 3 पुट करवा दो, दैट इज 3k प्लस वन करके। सो दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, ये वाला स्टेप भी यहाँ पे कवर हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा दैट इज राइट हैंड लिमिट, कि हम राइट हैंड लिमिट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट पे अगर आ जाओ तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, विच इज़ ग्रेटर देन 3, सेकेंड वाला फंक्शन यूज़ करोगे। तो अगर आप इस पे देखो राइट हैंड लिमिट के लिए कि लिमिट अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम राइट साइड, जिसमें प्लस लिखा हुआ हमें, यानी ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि हम जो है 3 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। राइट साइड पे फंक्शन कौन सा है, अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज सेकंड फंक्शन, क्योंकि ग्रेटर देन 3 है, 2 माइनस के एक्स करके। तो यही यहाँ पे कॉपी किया गया है
कि फंक्शन जो है यहाँ पे कौन सा आएगा, दैट इज 2 - kx करके। अगेन बाय अप्लाइंग लिमिट, जहाँ पे x हो वहाँ पे आप 3 पुट कर दो। सो 2 - 3 के इसका आंसर बनेगा। अब हमने क्या पढ़ा था कि अगेन अगर मैं आपको कंडीशन दिखाऊं, तो कंडीशन में हमने पढ़ा था कि वैल्यू ऑफ फंक्शन दैट इज f(3), लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज 3k+1 एंड राइट हैंड लिमिट, ये तीनों इक्वल होते हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन था कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द गिवन पॉइंट दैट इज 3, तो इसका मतलब ये है कि गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस विच मींस वैल्यू ऑफ फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ये तीनों हमारे पास इक्वल होंगे। सो वैल्यू ऑफ फंक्शन हमने क्या निकाली थी, दैट इज 3k+1। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या थी, दैट इज अगेन 3k+1। अगर आप इसको यहाँ पे गौर से देखो, so value of function that is 3k+1, left hand limit again that is 3k+1 and right hand limit that is 2 - 3k करके। फिर यहाँ पे हम कंडीशन क्या बनाते थे कि अगर हमें जो है कोई भी वेरिएबल अननोन फाइंड आउट करना है, तो हम किसी भी दो इक्वेशंस को यहाँ पे कंपेयर करते थे। अगर आप नोटिस करो, सो वैल्यू ऑफ फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट में दोनों में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है बिल्कुल सेम है। तो अगर इन दो चीज़ों को अगर हम कंपेयर करेंगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगी, यहाँ पे कोई वैल्यू कंपेयर नहीं हो सकती, यानी अननोन वेरिएबल यहाँ से फाइंड आउट नहीं हो सकता। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट और लास्ट को जो है यहाँ पे कंपेयर किया, दैट इज 3k+1 2 - 3k। अगर हम इसे कंपेयर करें, तो कंपेयर करने पे अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास जो है वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अगेन आप कंपेयर करो, 3k+1 इज 2 - 3k, कंपेयर करके सॉल्व कीजिए k की वैल्यू दैट इज 1/6। और मैंने ये बताया था कि यहाँ से अगर आप k की वैल्यू 1/6 निकालते हो, तो आप इसको जो है राइट साइड में भी अगर पुट करवाओगे, राइट साइड पे पुट करवाने पर, या फिर अगर आप जो है इसको वैल्यू ऑफ फंक्शन में पुट करवाएं या लेफ्ट हैंड लिमिट में पुट करवाएं, तो इन तीनों के आंसर इक्वल आएंगे। तो इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो। दैट्स इट। इस तरह आप लोग जो है अपनी कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन को करते थे। अगर वहाँ पे अननोन वेरिएबल हो तो उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता था। एग्जाम के लिहाज से इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मेंशन है दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम को यहाँ पे v से रिप्रेजेंट किया गया, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। एक स्फीयर है जिसका वॉल्यूम, जिसको हमने v से रिप्रेजेंट किया और उसके रेडियस को r से रिप्रेजेंट किया है। अब अगर आप देखो कि उसका यहाँ पे फंक्शन बना के लिखा गया है, जिसको हम फॉर्मूला भी कह सकते हैं, दैट इज v इज 4π/3 r³ करके। क्लियर है। क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप बच्चों यहाँ पे गौर करो कि हमारे पास जो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो देखो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है दैट इज आर। रेडियस हमारे पास इंडिपेंडेंट है और वॉल्यूम डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हमारे पास रेडियस इंक्रीज होगा, वैसे वैसे जो है वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। क्लियर। इसी तरह ही अगर रेडियस हमारे पास डिक्रीज होगा, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, हमारे पास डिक्रीज होगा। इन शॉर्ट ये कि वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करता है हमारे पास रेडियस पर, यानी कि जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा हमारे पास, और जितना कम रेडियस होगा उतना ही कम वॉल्यूम होगा हमारे पास। तो इसी फंक्शन को अगर आप गौर से पढ़ोगे तो क्वेश्चन लगभग यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन आके यहाँ पे क्या मेंशन उसको भी एक बार रीड कर लेते हैं। फाइंड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जिसको यहाँ पे इन्होंने एस से रिप्रेजेंट किया, हमें एरिया बताना है, एरिया ऑफ स्फीयर। इफ एस इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी कि हमें जो है वॉल्यूम में चेंज बताना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। वही बात जो यहाँ पे स्टार्टिंग में बताई गई थी कि वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा अगर हम रेडियस को इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, यानी अगर रेडियस इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, और रेडियस अगर डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। और यहाँ पे अगर आपको क्लियर हो रहा हो, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अगेन दो तरह के हमारे पास रेट ऑफ चेंज होते हैं, दैट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज एंड सेकंड इज दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो कि हमें डिफरेंशिएशन के बारे में बताता है। तो इन शॉर्ट इस क्वेश्चन में हमें क्या अप्लाई करनी है, दैट इज डिफरेंशिएशन। तो अगर आप क्वेश्चन की तरफ आओ, तो क्वेश्चन में जो हमें फंक्शन दिया गया था या फिर फॉर्मूला कह लो एक तरह से वॉल्यूम का, वो फॉर्मूला हमें यहाँ पे मेंशन है, दैट इज v इज 4π/3 r³। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी वॉल्यूम को विद रिस्पेक्ट टू रेडियस डिफरेंशिएट करवाना है। सो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। अगेन आप डिफरेंशिएट करोगे इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू आर विच इज रेडियस। अगेन मैं बार बार बता रहा हूँ, इंडिपेंडेंट यहाँ पे रेडियस है तो उसी की रिस्पेक्ट से यहाँ पे डिफरेंशिएट हुआ है। बोथ साइड आप इसको अप्लाई कर दोगे। क्लियर।
फिर आप इसकी डिफ्रेंशिएशन करवाओ, तो डिफ्रेंशिएशन में अगर आप गौर से देखोगे हमारे पास कि ये 4 पाई बाई 3 दैट इज कांस्टेंट इनटू फंक्शन, यानी रेडियस हमारे पास फंक्शन है और ये पूरा कांस्टेंट है, जो कि हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन के थ्योरम में पढ़ा था। दैट इज कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट ऑपरेटर के स्टार्ट पे लिख देते हो, दैट इज 4 पाई बाई 3 ऑपरेटर के स्टार्ट पे आ जाएगा, और डिफ्रेंशिएशन सिर्फ फंक्शन की होगी, दैट इज 3 r स्क्वायर। कैंसिल आउट करोगे और ये इसका फाइनल आंसर है, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला हुआ था कि वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, जिसको हम लोग सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, अगर ओवरऑल की बात करेंगे तो हम लोग वो हमारे पास सरफेस एरिया कहलाएगा। यानी कि वॉल्यूम जो है रेडियस पर डिपेंड करता है, रेडियस जितना ज़्यादा होगा फिर उसका, अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वो रेडियस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, बस अगर आप फंक्शन में गौर से पढ़ते हो तो वैसे क्वेश्चन समझ आया था कि जो क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी इजी है, कुछ इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, द हाइट एस, इसको एच से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, पर बुक में यहाँ पे एस से रिप्रेजेंट है तो आप एस से रिप्रेजेंट करोगे। द हाइट एस अबव द ग्राउंड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल टाइम टी इज गिवन बाय, यानी कि हमारे पास जो है हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका फंक्शन यहाँ पे मेंशन है। अगर मैं इसको ऐसे मेंशन करूँ, हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के लिहाज से जो है उसकी हाइट यहाँ पे मेंशन की गई है हमें, ठीक है। और उस पूरे का यहाँ पे फंक्शन, ये हमें फंक्शन बना के दिया गया है। फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एस, यानी कि हमें जो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज विच मीन्स डिफरेंशिएशन करवानी है एस किसकी रिस्पेक्ट से, हाइट, एस रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फंक्शन आपको सिंपल है, यानी कि हमें जो है किसी भी चीज़ की हाइट जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें बतानी है। यानी कि लेट से अगर आपने कोई भी चीज़ जिसको अगर थ्रो किया है तो कुछ उसका ऐसे प्रोजेक्टाइल हमारे पास बनेगा, ग्राउंड के लिहाज से जो है उसकी हाइट जो है वो कितनी है हमें वो बतानी है। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात हो रही है, कि यानी किसी भी स्पेसिफिक टाइम पर अगर इसको बताना हो कि लेट से फर्स्ट सेकंड में क्या थी, सेकंड सेकंड में क्या है, थर्ड सेकंड में क्या है, फोर्थ सेकंड में क्या है, फिफ्थ सेकंड में क्या है, तो यहाँ पे मेंशन है कि एट टी इज इक्वल्स टू 4, यानी कि फोर्थ सेकंड पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर उसकी हाइट देखोगे फोर्थ सेकंड में उसकी हाइट कितनी थी, यानी कि ग्राउंड के लिहाज से किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट जो है फोर्थ सेकंड पर क्या है हमें वो बतानी है। तो अगेन यहाँ पे डिफरेंशिएशन का ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप एग्जैक्ट चीज़ तो नहीं बता पाओगे, अगर आप बताते हो तो एवरेज ही बता पाओगे, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे। सो एट टी इज इक्वल्स टू 4 हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। फंक्शन में अगर आप देखो तो फंक्शन हमें जो है खतरनाक किस्म का फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ, दैट इज हाफ जी टी स्क्वायर प्लस वी नॉट टी एंड प्लस एस नॉट करके। एस यानी इनिशियल हाइट है और ये इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास, और जी यहाँ पे ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया हमें फंक्शन में, यानी कि जी, वी नॉट और एस नॉट ये सब कांस्टेंट है हमारे पास। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कांस्टेंट है, तो अगर इन पे ऑपरेटर अप्लाई होगा तो कांस्टेंट ऑपरेटर के स्टार्ट पे लिखा जाएगा, या फिर ये तो ज़ीरो हो जाएगा हमारे पास। अगेन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फंक्शन को अच्छे से अगर आपने समझ लिया, फंक्शन दैट इज एस ऑफ टी हाफ जी टी स्क्वायर प्लस वी नॉट टी एस नॉट करके। सो इस पूरे फंक्शन को जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो ऑपरेटर आप अप्लाई करोगे फर्स्ट फंक्शन, ऑपरेटर आप सेकंड फंक्शन पर अप्लाई करोगे, और सिमिलरली आप ऑपरेटर थर्ड फंक्शन पर अप्लाई करोगे। अगेन आप देखोगे ऑपरेटर जब फर्स्ट फंक्शन पर अप्लाई होगा तो यहाँ पे हाफ और जी जो है ये कांस्टेंट है, ये ऑपरेटर के स्टार्ट पे आ जाएंगे, ऑपरेटर सिर्फ टी पर अप्लाई होगा, दैट इज टाइम। सिमिलरली ऑपरेटर जब सेकंड फंक्शन पर आएगा तो वी नॉट अगेन कांस्टेंट है, ऑपरेटर के स्टार्ट पे आ जाएगा और ऑपरेटर सिर्फ फंक्शन पर अप्लाई होगा, दैट इज टी। फिर एस नॉट पर अप्लाई कर लोगे विच इज़ अगेन कांस्टेंट, फिर आप इसकी डिफरेंशिएशन करवाओ, डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर दैट इज 2 टाइम्स ऑफ टी, डिफरेंशिएशन ऑफ टी ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से 1 ही आएगा, वी नॉट ही रह जाएगा, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमारे पास 0 हो जाती है। सिंप्लीफाई करोगे दैट इज जी टी प्लस वी नॉट करके, ये हमारे पास जो है इसका फाइनल आंसर बनेगा। और इसकी फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन की है तो इस पर हम लोगों ने एक बार यहाँ पे प्राइम मेंशन कर दिया है। फिर क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, क्वेश्चन में मजीद मेंशन था कि एट टी इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे हमें बताना है। इसका मतलब ये कि जहाँ पे हमारे पास टी होगा वहाँ पे हम लोग 4 पुट करवा देंगे, ठीक है। फंक्शन में जहाँ पर टी, यानी फर्स्ट टाइम जब इसकी डिफरेंशिएशन हो चुकी है तो जहाँ पर टी है वहाँ पे अगर आप 4 पुट करवाओ तो ये इसका फाइनल आंसर है। अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी पता हो और ग्रेविटी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करवा दें तो इसका एक कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो उससे ज़्यादा हमें क्लियर हो जाएगा
कि इसकी जो है एट टी इज इक्वल्स टू 4, यानी कि टाइम अगर 4 सेकेंड है तो ग्राउंड के लिहाज से किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे वाइंड अप होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आसान क्वेश्चन है और कोई इतना खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। स्टेटमेंट को बहुत ज़रा गौर से समझिएगा आप। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज मेजर टू बी 10 सेंटीमीटर, यानी एक स्क्वायर है और उसकी अगर साइड को हम मेजर करें तो वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर आती है। फिर आगे बताया हुआ विद अ पॉसिबल एरर ऑफ ±0.3 सेंटीमीटर। अब आप इसको एज्यूम कीजिए कि हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोगों ने इसकी साइड को मेजर किया गया है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। तो जब इसकी साइड्स को मेजर किया गया तो वहाँ पे हम बाय मतलब कि यानी हमारी तरफ से जो उसमें कैलकुलेशन में एरर आ रहा है दैट इज +0.3 सेंटीमीटर या फिर -0.3 सेंटीमीटर, या तो 0.3 सेंटीमीटर ज़्यादा हो सकती है और या तो 0.3 सेंटीमीटर कम हो सकती है। ये यानी जो एरर है ये हमारी तरफ से आ रहा है, ठीक है। फिर आपको वो ये बोल रहा है यूज डिफरेंशियल टू फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन टू द मैक्सिमम एरर इन द एरिया, यानी कि इस एरिया में कितना मैक्सिमम एरर हो सकता है हमें वो बताना है। और किसके थ्रू बताना है? डिफरेंशिएशन के थ्रू बताना है। फिर फर्दर आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द अप्रोक्सीमेट रिलेटिव एरर। पहली चीज़ ये कि अप्रोक्सीमेट जो एरर हम यहाँ पे निकालेंगे फिर उसका रिलेटिव एरर कितना बनेगा हमें वो बताना है। और यहाँ पे मेंशन है बुक के अंदर एंड द अप्रोक्सीमेट एरर, ये अप्रोक्सीमेट एरर नहीं है, यहाँ पे है एंड द परसेंटेज एरर। यानी कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इसका जब आप अप्रोक्सीमेशन मैक्सिमम एरर बता दोगे इसके एरिया में, फिर इसके बाद यानी कि नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को जो है रिलेटिव एरर बताना है। फिर इसके बाद परसेंटेज एरर बताना है कि जी परसेंटेज में उसका एरर कितना होता है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन में अगर आप एक रफ डायग्राम बनाओ जिसको में हमने स्क्वायर को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है और उसकी जो लेंथ है हमारे पास दैट इज 10 सेंटीमीटर। और स्क्वायर की प्रॉपर्टी अगर इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो इसकी जो सारी साइड्स हैं उसकी लेंथ भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर होगी। इसको जो है मैंने यानी इसकी लेंथ को जो है यहाँ पे लेट कर लिया कि लेट दिस बी इक्वल्स टू एक्स। क्वेश्चन में मैंने मेंशन कर दिया कि लेंथ हमारे पास एक्स है दैट इज 10 सेंटीमीटर। फिर जो एरर हमसे निकला यानी कि जिससे हमने इंस्ट्रूमेंट से हम इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे जो कि एरर हमारे पास है दैट इज +-0.3 सेंटीमीटर। इसको यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया गया है दैट इज पॉसिबल एरर। पॉसिबल एरर का मतलब ये है कि जो उसकी लेंथ है यानी दैट इज एक्स, इसमें जो चेंज आ रहा है हमारे पास जिसको मैं डेल एक्स से भी लिख सकता हूँ और डी एक्स से भी लिख सकता हूँ, यानी इन दोनों से हम इसे मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों ही मेंशन कर दिए, आप चाहो तो डेल एक्स लिख लो या चाहो तो डी एक्स लिख लो। तो जो पॉसिबल एरर यानी जो हमारे पास से एरर आ रहा है दैट इज +0.3 और -0.3, इसको यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया डाटा के लिहाज से। फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप देखो कि जो एक्चुअल हमारे पास स्क्वायर है अगर हम इसका एरिया निकालें तो वो क्या होता है दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर अपने पास से अगर हम इसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेट करते हैं, लेट से अगर यहाँ पे मेरे पास इसका जो लेंथ है अगर वो 0.3 ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 10.3। 10.3 पे इसका एरिया क्या होगा। इसी तरह ही अगर मैं इसकी कैलकुलेशन जो है एरर निकालता हूँ अगर उसमें से -0.3 कर देता हूँ दैट इज़ 9.7। सो 9.7 पे इसका एरिया क्या होगा, तो वो कैलकुलेट करते हैं, एक बार देखते हैं कि जी वो कैसे फाइंड आउट होगा हमारे पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है दैट इज लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ अगर इसकी एक्स है तो विड्थ भी इसकी एक्स होगी, अगेन मल्टीप्लाई करोगे दैट इज एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर अगर आपने टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया किस पे डिपेंड करता है, हमारे पास लेंथ पे डिपेंड करता है। यानी जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा एरिया होगा, जितनी कम लेंथ होगी हमारे पास उतना ही कम एरिया होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो लेंथ है हमारे पास वो इंडिपेंडेंट है। तो इस पूरी इक्वेशन को जो हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और आप देखोगे मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है कि नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन था कि जी पॉसिबल एरर जो है वो हमारे पास, इसको मैंने dx से रिप्रेजेंट कर दिया। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि जिसको डिफरेंशिएट करवाया हमने इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑपरेटर अप्लाई करोगे बोथ साइड। ऑपरेटर अप्लाई करने पर यहाँ पे आंसर आएगा 2x। अब dx यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। ऐसा मैंने क्यों किया है, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था यूज डिफरेंशियल टू फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन टू द मैक्सिमम एरर इन एरिया। यानी कि हमें जो है एरिया का जो है एरर यानी कि उस पर डिफ्रेंसिएशन जो हमें एरिया पे करवानी है, और एरिया में जो है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ यानी कि विद रिस्पेक्ट टू लेंथ कितना चेंज आ रहा होगा हमें वो बताना है। तो सिर्फ हमें ये फाइंड आउट करना है कि जी एरिया में कितना चेंज आ रहा है, कि अगर उसमें एरर में लेट से +0.3 हो हमारे पास और -0.3 हो,
तो उस लिहाज से जो है एरिया में कितना चेंज आएगा हमें वो बताना था। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करवा दो, दैट इज एक्स 10 सेंटीमीटर और डी एक्स दैट इज प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास दो आंसर आएंगे, यानी कि एरिया में कितना चेंज आ सकता है, या तो +6 सेंटीमीटर या फिर -6 सेंटीमीटर। इन शॉर्ट ये कि अगर हमारे पास एरर लेट से 0.3 ज़्यादा आ रहा था तो इसका एरिया क्या बन जाएगा, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास जो है 6 सेंटीमीटर यहाँ पे और इंक्रीज कर जाएगी। अगर -3 आ रहा था तो फिर और डिक्रीज कर जाएगी। तो अगर आप इस पूरे का एरिया निकालो तो आपको एरिया यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा कि ये एरिया हमारे पास कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, +- 6 सेंटीमीटर ये हमारे पास एरिया में चेंज है। फिर क्वेश्चन में इसने मजीद हमें ये कहा है कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या हमें वो बताना है। तो रिलेटिव एरर जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हो और इसका परसेंटेज एरर वो कैसे फाइंड आउट करते हो उसको ज़रा एक बार देखो। रिलेटिव एरर का मतलब ये कि यहाँ पे जितना हमारे पास चेंज आ रहा है उसको हम लोग अगर परसेंटेज के फॉर्म में शो करेंगे, जी परसेंटेज के फॉर्म में कितना आ रहा है, तो वो कैसे बताते हैं देखिए। रिलेटिव एरर कैसे फाइंड आउट करोगे बच्चों, जो चेंज है यानी कि हमारे पास चेंज कितना है उसको डिवाइड कर दोगे एक्चुअल एरिया पे। तो चेंज इन एरिया दैट इज +- 6 सेंटीमीटर, चेंज इन एरिया, और एक्चुअल एरिया क्या है दैट इज 100 सेंटीमीटर। तो अगर आप इन दोनों को जो है डिवाइड करवा दो तो आपके पास आ जाएगा +- 0.06। तो यानी इस तरीके से भी हम बता सकते हैं कि अगर रिलेटिव एरर है तो 0.06 हमारे पास एरर आ रहा होगा। और अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, +- 6% इसका हमारे पास एरर आ जाएगा परसेंटेज में। दैट्स इट। क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक यहाँ पे वाइंड अप होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम लोग जो है 5 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे।